हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। यथार्थ की इस सीरीज के अंदर आज के एक विशेष भाग में हम देखेंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में। आज की उनकी जीवनी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हम पहचानते हैं। उन्हें प्यार से DY चंद्रचूड़ भी कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस चंद्रचूड़ को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उदय ललित के बाद मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होने वाले वह दूसरे मराठी व्यक्ति बने हैं। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के पिता 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में माने जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस रहे 49वें उदय ललित का कार्यकाल खत्म होने पर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एक नए मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं। इसके मुताबिक उदय ललित ने केंद्र को जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ का नाम सिफारिश की थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह यह 9 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया। न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ लगभग 7 साल और 4 महीने तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में मुख्य न्यायाधीश के रूप में वह सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल करने वाले अहम व्यक्ति बने हैं। वे 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया। धनंजय चंद्रचूड़, उनकी मां प्रभा चंद्रचूड़ एक शास्त्रीय गायिका ही थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनका जन्म 11 नवंबर 1959 में पुणे में हुआ था। उनके पिता पुणे के खेड़ तालुका के कनेरसर गांव से ताल्लुक रखते हैं। चंद्रचूड़ की स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित और अर्थशास्त्र में स्नातक रूप में अपने कार्य किए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ सेंटर LLB किया और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से न्यायशास्त्र में LLM और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय से द्वारा न्यायशास्त्र के लिए जोसेफ बेले पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। धनंजय चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और गुजरात, कोलकाता, प्रयागराज, मध्य प्रदेश और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में एक वकील के रूप में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामांकित किया गया। उन्होंने 1998 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में उन्होंने कार्य किया। एक वकील के रूप में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से संवैधानिक और प्रशासकीय कानून, HIV, रोगियों अधिकार और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार और श्रम और औद्योगिक कानून में उनके न्यायमूर्ति के रूप में उन्हें जाना जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा अब तक के कई महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा दिए गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के कई संविधान पीठों और सुप्रीम कोर्ट के पीठों की हिस्सा वे बने रहे हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण नतीजे उनके द्वारा निर्णय दिया गया। इनमें अयोध्या भूमि विवाद, IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करना, आधार योजना की वैधता, सबरीमाला मामला, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन जैसे फैसले ये शामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के धनंजय चंद्रचूड़ के व्यक्तिगत जीवन के बारे में यह पता चलता है कि उनकी पहली पत्नी रश्मि की मृत्यु 2007 में कैंसर के कारण हुई थी। बाद में उन्होंने वकील कल्पना दास से शादी की। उनके 2 बेटे हैं और 2 पालक बेटियां भी हैं। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पीठ महाराष्ट्र में राजनीतिक संघर्ष, विधायकों की अयोग्यता, मणिपुर हिंसा सहित कई महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अपने निडर और बयानों और स्पष्ट रूप के कारण चंद्रचूड़ की देश के लिए एक अलग उन्होंने अपनी छवि छोड़ी है। देश की अदालतों में करोड़ों के मामले प्रलंबित है। याचिकाओं पर लगातार पड़ रही है तारीखों की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जताई एक चिंता है।
चिंता इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी अदालत न हो जहां तारीख पे तारीख मिलती है और लोगों को न्याय न मिल पाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल होने से लेकर पहली सुनवाई होने तक कम से कम समय लगे। यदि मामलों की सुनवाई देरी से होती है या प्रलंबित होती है तो शीघ्र सुनवाई का उद्देश्य विफल हो जाता है। अगर तारीख पे तारीख पड़ती रही तो लोगों को न्याय व्यवस्था से भरोसा उड़ जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी अपील की है कि अगर ज़रूरत नहीं होती है तो आगे की तारीख न ले, देरी न करे या सुनवाई को नहीं टाले। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा दिए गए हैं। इसमें तीव्र वृक्षों की सुरक्षा, बच्चों के अधिकार, कुपोषण, विरासत संरचना की सुरक्षा जैसे कई विषय इसमें शामिल है। वह उस पीठ में भी थे जिसके मुंबई के प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए टैक्सियों और बसों सहित सार्वजनिक वाहनों के लिए सीएनजी अनिवार्य उन्होंने किया। उन्होंने पुणे में ग्रीन बेल्ट को संरक्षित करने के लिए जीआईएस तकनीक का उपयोग करने के साथ साथ निर्माण की अनुमति देने से पहले पेड़ों को फिर से लगाने और अन्य आवश्यक उपाय करने के भी आदेश उन्होंने दिए हैं। वह उस पीठ में भी शामिल थे जिसमें मुंबई तट के साथ साथ तिवॉर्स के सैटेलाइट मैपिंग का आदेश उन्होंने दिया। उन्होंने अवैध रेत खनन, यौन उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप एसिड हमले के मामलों जैसे जनहित के मामलों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा लिए गए हैं। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों के बेंच पे सामने रखी गई थी। उसमें न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी. नरसिम्हा शामिल थे। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ के द्वारा दिया गया हदिया मामला भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया, जो 25 उम्र की महिला ने 2016 में शफीन नाम के मुस्लिम लड़के के साथ शादी की थी। लड़की के पिता का आरोप है कि यह लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कर कर उनका निकाह किया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने शादी रद्द कर दी और हादिया को उसके माता पिता के साथ रहने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने हादिया की शादी को रद्द करने के केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया था। हादिया ने शफीन जहां से शादी करने के लिए अपना धर्म छोड़ दिया और इस्लाम धर्म अपना लिया। इस पर उसके माता पिता ने कहा कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि एक पीड़िता थी। जज चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी वयस्क का शादी या धर्म से जुड़े फैसले लेने का अधिकार उसकी निजी क्षेत्र में आता है। किसी भी निजता का मौलिक अधिकार माना जाना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इस पीठ में चंद्रचूड़ भी शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले को में लिखा कि एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत फैसले में गंभीर त्रुटियां थी। संविधान को स्वीकार करके भारत के लोगों ने अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सरकार को समर्पित नहीं किया गया है। सबरीमाला मंदिर में 10 से 15 वर्ष की उम्र की महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि महिलाओं को मंदिर जाने से रोकना उनकी संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इससे उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता और गरिमा खत्म हो जाएगी। इस प्रथा से अनुच्छेद 17 का उल्लंघन हुआ है। यह धारा छुआछूत के खिलाफ है और सबरीमाला मामले में महिलाओं को अपवित्रता की नज़र से देखा गया है। उसके साथ साथ अविवाहितों के लिए गर्भपात का अधिकार एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट के तहत हर किसी को 22 से 24 हफ्ते के बीच में गर्भपात करने का अधिकार है। ये बेंच की अध्यक्षता जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की थी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में 100 दिन पूरे करने के बाद चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में 14,000 से अधिक मामलों का फैसला किया। इनके कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री भी पूरी तरीके से कागज रहित थी।
चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़ ने कार्यकाल में सबसे बड़ी खासियत ये है कि 9 नवंबर 2022 से 15 फरवरी 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के कुल 13,764 मामले दायर किए गए और इस बीच 14,209 मामलों का न्याय और उनका हासिल उन्होंने किया और इसको सबमिट भी किया। चीफ जस्टिस रहे धनंजय चंद्रचूड़ के कार्यकाल में महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय भी लिए गए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जिसे ईएससीआर परियोजना कहा जाता है, जिसमें 34,000 से ज़्यादा निर्णय को मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध उन्होंने ही करवाया। इसी के साथ साथ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा मैनुअल उपस्थिति की प्रथा को समाप्त करते हुए अधिवक्ता उपस्थिति पर्ची पोर्टल लॉन्च उन्होंने किया। हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई जारी रखना और संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करना उनके द्वारा कई ऐसे अहम रोल ऐसे डिसीजन उनके द्वारा लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पहली पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनवाया, जिसमें सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन मौजूद रहे। मेनन ने बदलती दुनिया की न्यायपालिका की भूमिका पर अपना पहला व्याख्यान दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़ ने कहा कि किशोर अवस्था में न्याय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कानूनी विवादों में उलझे बच्चों की कमजोरियां और विशिष्ट जरूरतों को पहचानने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी न्याय प्रणाली करुणा, पुनर्वास और समाज में पुनर्एकीकरण और अवसरों के साथ प्रतिक्रिया देती है। उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था की मुख्य मुखी प्रकृति और समाज में विभिन्न आयामों के साथ इसके अंतर संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायर में एक याचिका भी जिक्र किया गया जिसमें नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के गर्भ को समाप्त करने की मांग भी की गई थी। चीफ जस्टिस आगे भी कहते हैं कि उन्होंने भारत की किशोर न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जिसके कारण किशोर हिरासत की केंद्रों में भीड़-भाड़ और घटिया दर्ज की जाति की स्थिति बनाई जाती है, जिसके कारण किशोर अपराधियों की उचित सहायता प्रदान करना और पुनर्वास प्रदान करने के लिए प्रयासों में बाधा आ सकती है। इसी के साथ साथ चंद्रचूड़ जी ने ये भी कहा कि सामाजिक वास्तविकता पर भी हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई बच्चों की गिरोहों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के धकेला जाता है। उन्होंने कहा कि विकलांग किशोर भी असुरक्षित है, जैसा कि देखा गया है कि भारत में आपराधिक गिरोहों द्वारा भीख मांगने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों का शोषण भी किया जाता है। भारत में न्यायपालिका की प्रतीक न्याय की मूर्ति के रूप में एक बड़ा बदलाव अब किया गया है। न्याय की देवी पर लगा हुआ काला दाग अब हट गया है। साथ ही जिस हाथ में पहले तलवार थी, उसमें संविधान भी अभी नजर आता है। एक नए लुक वाली यह प्रतिमा को जजों की लाइब्रेरी में स्थापित किया गया है। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से न्याय की एक नई प्रतिमा जो कुछ महीने पहले स्थापित की गई थी, स्पष्ट यह संदेश देती है कि न्याय अंधा नहीं है, वह संविधान के आधार पर काम करता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर स्थापित की गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी और मूर्तियां स्थापित भी की जाएगी या नहीं। इसमें क्या एक नयापन है तो उसमें पूरी तरीके से यह प्रतिमा का रंग सफेद है। प्रतिमा में न्याय की देवी का भारतीय पोशाक में दर्शाया गया है। न्याय की देवी को साड़ी में दर्शाया ही गया है। सिर पर सुंदर मुकुट है, माथे पर बिंदी, कान और गर्दन पर पारंपरिक आभूषण भी दिखाई देते हैं। न्याय की देवी में एक हाथ में तराजू रखती है तो दूसरे हाथ में संविधान पकड़े हुए खड़ी है। दरअसल अदालतों में न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाली लगी ही प्रतिमा को लेडी जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। अब तक इस्तेमाल की जाने वाली न्याय की देवी की आंखों पर काला धब्बा, काली पट्टी लगा के रखी थी, अब इसे हटाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के धनंजय चंद्रचूड़ के द्वारा अपने पिता को लिए हुए फैसले को उन्होंने पलटकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। दरअसल 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने के पुराने कानूनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों के संविधान पीठ से सर्वसम्मति के द्वारा हासिल किया। इस बेंच में एक जज जो शामिल थे और काफी चर्चा में रहे, वो थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। हालांकि माना जाता है कि 41 साल से पहले उनके पिता जस्टिस
यशवंत चंद्रचूड़ ने निजता के मुद्दे पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा उनके द्वारा और उनका पिता का यह डिसीजन रद्द किया गया। फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार संविधान में निहित है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी द्वारा प्रदान किया गया है। 41 साल बाद मिला यह अधिकार बदलते समय संविधान की बदलती व्याख्या का अच्छा उदाहरण माना जाता है। धनंजय चंद्रचूड़ अब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। चंद्रचूड़ की बात करें तो वो पहले कई सालों तक दिए गए नतीजों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे हैं। इन फैसलों की चर्चा न सिर्फ कोर्ट रूम में हुई, बल्कि ये चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया पे भारी मात्रा में चलती रही। संवैधानिक अधिकार की रक्षा हो या LGBTQI समुदाय के अधिकार हो या अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े हुए फैसले हो, कई फैसलों के चलते उनका नाम हमेशा सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे रहा हुआ दिखाई देता है। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने 1976 के एडीएम जबलपुर मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उनके पिता YV चंद्रचूड़ के फैसले को एक पलट दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले को कहा कि निजता का अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। उन्होंने पूर्व CAI के फैसले को बेहद गलत बताया, जिसे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेड़कर, न्यायमूर्ति RK अग्रवाल और न्यायमूर्ति SA नजीर ने भी बरकरार रखा है। इसी तरह से दूसरा एक निर्णय जो उनके पिता का था, वो भी उन्होंने पलट दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2018 को विवाहेतर संबंधों के रद्द करने का फैसला किया था। 1985 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ के पीठ ने एक मामले में धारा 497 को बरकरार रखा था। यह मान लिया था कि संबंध बनाने के लिए पुरुष जिम्मेदार है, महिला नहीं होती है। धनंजय चंद्रचूड़ ने 2018 में इस फैसले को पलट दिया और इसमें महिला भी जिम्मेदार होती है, ये नमूद किया। धनंजय चंद्रचूड़ के द्वारा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बतौर वो कार्य करते रहे, उसी समय अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात का अधिकार का निर्णय महत्वपूर्ण माना जाता है। 22 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती महिलाओं को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। इसके मुताबिक 24 हफ्ते की अविवाहित गर्भवती महिला को गर्भपात करने की इजाज़त दी गई थी। यह फैसला 3 जजों के बेंच ने सुनाया। इसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस A.S. बोपन्ना शामिल थे। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि किसी भी अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात की अनुमति न देना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन करने जैसा समान है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किसी भी महिला को सिर्फ उसके लिए इस कानून के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह शादीशुदा नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक बच्चा पैदा करने या न करने का फैसला महिला के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। अदालत ने यह कहा कि अगर किसी महिला को गर्भपात अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह कानून उद्देश्य और भावना के खिलाफ माना जाएगा। इसी के साथ साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर मामले में जमानत देते हुए ये भी कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। यदि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता। 2018 में आधार कार्ड की आवश्यकता और इसके कारण होने वाली गोपनीयता का उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की पीठ ने माना कि आधार संवैधानिक रूप से वैध है, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने आधार को असंवैधानिक करार दिया। फरवरी 2020 में गुजरात के एक भाषण में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर आप असहमति को दबाने के लिए राज्य की मशीनरी के इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लोगों को डर की भावना पैदा होती है, जिससे कानून का उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है। कई लोगों के बतौर ये भी माना जाता है कि धनंजय चंद्रचूड़ एक सख्त न्यायाधीश है। वो कानून की सख्ती से पालन करते हैं। उन्हें इस बात की कोई भी परवाह नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट से पहले उनके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 5 दिन का समय बचा है। इन 5 दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 5 महत्वपूर्ण उनके मामले फैसले सुनाए जाएंगे। ऐसे में हर किसी की नज़र उनकी फैसलों पर रहेगी। दरअसल अभी दिवाली का छुट्टियों का मौसम है, सुप्रीम कोर्ट बंद है। अब अदालत 4 नवंबर को खुलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की बेंच को
4 से 8 नवंबर तक की बड़ी मामलों को फैसला सुनाना है, क्योंकि 9 से 10 नवंबर को शनिवार और रविवार होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ के साथ 8 नवंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आखिरी दिन होगा। इनमें से पहला महत्वपूर्ण ये मामला है मदरसा एक्ट मामला, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिन 5 मामलों में से फैसला सुनाना है, उसमें मदरसा एक्ट मामला है। मदरसा एक्ट मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय मिलना अपेक्षित है। मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इस पे निर्णय आना संभव है। दूसरा डिसीजन एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर भी काफ़ी समय से सुनवाई हो रही है। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डीवाई चंद्रचूड़ को 7 जजों की पीठ ने आखिरी सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखा था। अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए ये अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का पक्ष में है या नहीं है। तीसरा निर्णय आना है एलएमवी लाइसेंस का मामला। एलएमवी लाइसेंस मामले में आखिरी सुनवाई 21 अगस्त को होने वाली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस केस के विवाद पर यह है कि लाइटर मोटर व्हीकल के लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम से ज़्यादा वजन वाले लाइट मोटर व्हीकल क्लास के परिवहन वाहन को चलाने की अनुमति है या नहीं है। कोर्ट को यह तय करना है कि क्या हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों को उसी कैटेगरी के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति है या नहीं। इस मुद्दे के चलते हुए ऐसे वाहनों को होने वाली दुर्घटना से संबंधित बीमा दावों पर विवाद पैदा हो गया है। चौथा डिसीजन ये दिल्ली की रिच एरिया में पेड़ों की कटाई के बारे में है। दिल्ली की रिच एरिया में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। इसमें बताया गया था कि किसी भी कैसे भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़ की बेंच को इस मामले में भी अहम फैसला सुनाना है। और पांचवा डिसीजन ये संपत्ति की पुनर्वितरण के बारे में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डीवाई चंद्रचूड़ की 9 जजों की पीठ की संविधान के अनुच्छेद 39B पर भी सुनवाई करनी है, जो आम भलाई के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण के संबंधित है। संपत्ति के वितरण के संबंध में कांग्रेस ने इस राजनीतिक चर्चा को शुरू की थी। उसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे देश में राजनीति के साथ साथ न्यायपालिका भी काफी सम्मान किया जाता है। चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने मुंबई में कहा कि न्यायपालिका का बजट भी सरकार तय करती है। हमारी राजनीति इतनी परिपक्व है। राज्यों को मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियमित रूप से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे नहीं पता कि लोग ऐसे बैठकों के बारे में चर्चा क्यों करते हैं। गणेश उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ के घर जाकर भगवान गणेश के दर्शन किए। वहां उन्होंने आरती भी की और फिर चीफ जस्टिस की आलोचना हुई। इस पूरे मामले के तहत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि वे जब एक इवेंट के लिए मुंबई में आए तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। ऐसी बैठकों में न्याय के जुड़े मामलों पर कभी चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसी यात्राओं का भी कोई मतलब नहीं होता। राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह पूछा कि ऐसी बैठकों की हमेशा चर्चा क्यों होना चाहिए। हमें न्यायालयों के लिए एक नए भवनों की आवश्यकता होती है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए आवासों की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसीलिए मुख्यमंत्री और जजों की बैठकें होती है। मैं स्वयं इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हूँ। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वह मुख्यमंत्री के घर जाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं। इन बैठकों के एजेंडा तय करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस बैठक में बुनियादी ढांचा परियोजना की स्थिति पर चर्चा की गई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या हमें ऐसे काम के लिए नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे काम पत्र के माध्यम से होते हैं तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। भारत में राजनीति पूरी तरीके से परिपक्व स्थिति पे है। ऐसे बैठकों में कोई भी मुख्यमंत्री किसी जज के अदालती मामलों के बारे में नहीं पूछता है। 14 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, मुख्यमंत्री और जजों की मुलाकातें होती रहती है। इसमें न्यायपालिका पर भी चर्चा नहीं की जाती। उन्होंने नाराजगी
जताते हुए ये भी कहा कि इसकी आलोचना करना उतना ही महत्वपूर्ण है। 10 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ जब रिटायरमेंट होंगे, तो यह लगभग तय है कि संजीव खन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चंद्रचूड़ के स्थान ले लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनने का अनुरोध किया। संजीव खन्ना वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश है, इसलिए चंद्रचूड़ ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि यह अपने पद की विरासत को जारी रखेंगे। अगर केंद्र सरकार चंद्रचूड़ की सिफारिश को मंजूरी देते हैं, तो वे संजीव खन्ना को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश में चुने जाएंगे। उनका कार्यकाल 13 नवंबर 2025 से तक रहेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के न्यायपालिका प्रणाली के प्रमुख होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख हैं और हर मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। वे कानून के महत्वपूर्ण मामलों के निपटते हुए कार्य के लिए प्रमुख माने जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 145 भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रासंगिक मामलों को न्यायाधीशों के पीठ को आवंटित करने का अधिकार देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 35 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पे बने रह सकते हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से माध्यम से ही हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए निर्धारित अन्य भत्ते भी मिलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वेतन के संबंधित है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो स्वतंत्रता से पहले थे, सर मॉरिस ग्वायर थे। उन्होंने 1 अक्टूबर 1937 से कार्यभार संभाला और 25 अप्रैल 1943 तक ये पद पर अपने बने रहे। श्री एम ग्वायर स्वतंत्रता पूर्व युग के मुख्य न्यायाधीश बने रहे। न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सुंदर कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे। कमल नारायण सिंह भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश बने रहे। उन्होंने 21 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक सिर्फ 17 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पद संभाला। न्यायमूर्ति वाई.बी. चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने 2696 दिनों तक अपनी सेवा प्रदान की है। उसी तरह से फातिमा बीबी भारत की पहली महिला न्यायाधीश होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी थी। वे केरल से थी और 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी रही थी। अपने 2 बेटों के अलावा चंद्रचूड़ को 2 बेटियां उन्होंने गोद ली है और उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वे अच्छे दरियादिल इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे न्यायाधीश और बहुत अच्छे व्यक्ति भी है। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ के परिवार का सिंधुदुर्ग से सावंतवाड़ी से विशेष रिश्ता रहा है। उनके पिता यशवंत चंद्रचूड़ की शिक्षा सावंतवाड़ी में हुई थी, जबकि उनके दादा कई वर्षों तक सावंतवाड़ी के संस्थान के दीवान के रूप में कार्यरत रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के धनंजय चंद्रचूड़ कहते हैं कि लोगों के घरों तक न्याय पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। हमारे न्यायालय का उद्देश्य वास्तव में लोगों के घरों में न्याय पहुंचाना ही है। लोगों को यह याद दिलाना भी है कि हम उनके जीवन में निरंतर उपस्थिति हमेशा दर्शाएंगे। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण मतलब NALSA ने भी यह लोक अदालत के द्वारा संचालन करता हुआ दिखाई देते हैं। 2023 में 8.1 करोड़ मामले उन्होंने सुलझाए। आगे धनंजय चंद्रचूड़ कहते हैं कि यह मेरी एक पहल भी है कि एक अदालत के रूप में हम जो कुछ भी करते हैं उसे संस्थागत बनाया जाना जरूरी है, लेकिन यह गतिविधि अस्थायी नहीं होनी चाहिए, जिसके अगले 15 साल में भुला दिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रक्रिया न्यायिक प्रणाली का हिस्सा बन जाएगी। इस तरह से यथार्थ की सीरीज में हमने देखा कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में
माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अपना अहम रोल अपने कार्यकाल में दिए हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने लिए हुए डिसीजन महत्वपूर्ण रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने अपनी न्याय प्रणाली को महत्वपूर्ण निर्णय के साथ साझा किया। पूरी दुनिया ने उनके न्याय प्रणाली को समझा और देश के एक सच्ची सेवा प्रेम करने वाला एक सच्चा देश प्रेम उभर के आते हैं। महाराष्ट्र के सुपुत्र तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध न्यायाधीश के रूप में उनको हमेशा गौरव उनका किया जाएगा। इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक में एक नए समय के साथ। तब तक थैंक यू। Stay tuned with Oceanic Economics.